अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज से वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये आप सबके सामने पूरे का पूरा इसका स्केड्यूल है, जिसमें फिजिक्स फुल बुक है, इसमें केमिस्ट्री फुल बुक है, मैथ की फुल बुक के फार्मूलाज, मिस्टर चिप्स, फर्स्ट क्लास की फिजिक्स, इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अल कुरान फुल बुक है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है जिसमें आज हमने 12th फिजिक्स के फुल बुक के न्यूमेरिकल्स आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में इंशाल्लाह मैं आपको 23 अप्रैल तक, दिसंबर नहीं अप्रैल, 23 अप्रैल तक आप सबके साथ चलूंगा। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपकी सीरीज है और रोजाना 4 PM आपको वीडियो आपकी मिल जाया करेगी इन रिकॉर्डेड फॉर्म यूट्यूब पे। डन है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मस्त सब्सक्राइब कर लें, दूसरों के साथ इसको शेयर भी करना है। ये एक चीज का मेरे से आप सबने वादा करना है कि सर हम लोग दूसरों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? होता क्या है कि हमने सिर्फ खुद का फायदा नहीं लेना, बल्कि बाकी दूसरे जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे क्लासमेट्स हैं, सबके साथ इसको शेयर करना है। डन है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पेयरिंग को देखो मैंने आपको करवाना है स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं कि पूरी बुक पकड़ लेंगे उसको करवाना, नहीं, स्मार्ट वर्क करवाना है मैंने। अगर हम पेयरिंग को देखें तो हर साल की तरह इस साल भी जो फिजिक्स है ना, इसके आपका पेयर बनना है 12वां 13वां एक पेयर, 14वां 15वां एक पेयर, 16वां और 18वां एक पेयर, 17वां और 19वां एक पेयर, 20वां और 21वां एक पेयर। अब मैं एज अ टीचर आप सबको रिकमेंड करता होता हूँ कि आप ये वाले 3 जो पेयर बनते हैं इनको करो, क्योंकि इनमें एक जैसा रिदम होता है, एक जैसी चीज़ें बार बार आ रही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है सारे का सारा, तो बहुत ज़्यादा आसान और ईजी होता है। और दूसरे मज़े की बात यह है कि इन चैप्टर का हमारे लिए जो है ना वो गैस करना कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं वो भी ईजी हो जाता है। पॉइंट समझ आ रहा है? और इस लेक्चर में मैं आपको इन्हीं 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां और 18वां। ना सिर्फ ये लेक्चर है बल्कि ये आपका गैस भी है और साथ में आपका प्लान भी है। तो प्लान आपको मिल गया कि इन चैप्टर्स के आपने न्यूमेरिकल्स करने। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और है, वो ये है कि मैं इन चैप्टर्स के आपको हर एक न्यूमेरिकल का फार्मूला कौन कौन सा उसमें यूज होना है वो लिख दिए हुए हैं। आपको ये पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। नीचे मैंने फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। उसको ज्वाइन करना है, उसको फॉलो करना है। फॉलो जब उसको क्लिक करते हो उसको फॉलो का आता है। फॉलो करने के बाद उसको आपके पास मोबाइल में वो सेव हो जाएगा, उसको फॉलो करना। वहां पे आपको सारे नोट्स ये वाले मिल जाएंगे। अब प्लान क्या है, प्लान कोडिंग क्या है कि मैंने आप सबकी आसानी के लिए मैंने हर चैप्टर के अंदर कौन कौन सा फार्मूला हर एक न्यूमेरिकल में यूज हुआ है वो लिख दिया हुआ है, ताकि जब आप इसको रिवाइज करो तो आपके लिए क्या हो, आसानी हो। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। अब और क्या किया हुआ है मैंने, आइए देखो। प्रॉब्लम नंबर 3, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4, कौन कौन सा फार्मूला यूज हो सारे लिख दिए हुए हैं, ताकि आप जब रिवाइज करने बैठो पेपर वाले दिन, पेपर से एक दिन पहले, तो आपके लिए रिवाइज करना क्या हो, आसान हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आप सबके लिए ये लिख भी दिया हुआ है कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपने करने, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स करनी है। न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज वाले जो इंपॉर्टेंट है वो, और जो न्यूमेरिकल्स वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने खुद कर लेनी। वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो करनी ज़रूर है। रीज़न समझ आ रही है? ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि आप सबको पता हो लेक्चर शुरू होने से पहले, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, इसमें हर चीज़ कवर हो रही है। तो प्लान मैंने आप सबको बता दिया है। प्लान क्या है दोबारा सुन लो। 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां और 18वां, इन 6 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मैंने वो करवाने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद करनी है। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से चले। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आप सबके सामने ये देख लो। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 12.3 12.3 से लेके 4 5 6 7 तक। उसके बाद 8 9 10 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 और 13 ये वाले इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? ये ज़्यादा पेपर में आए हैं। करने में आप सारा भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। 50-60 न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं इन 6 चैप्टर्स के, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। पॉइंट समझ आ रहा है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब अभी इस वीडियो को रोकने के बाद सब बच्चों ने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और ये लिखना है कि ऑल न्यूमेरिकल्स डन, कि मेरे सारे न्यूमेरिकल्स डन है। इंशाल्लाह डन है, डन है। सब बच्चों ने इसको लिखना जरूर है, अभी लिख देना है।
और जब कंप्लीट हो तब फिर लिखना है ऑल न्यूमेरिकल्स डन। तो यहाँ मेरे पास इसको स्टार्ट करूंगा। देखो अगेन मैंने इसको वन शॉट की तरह लेके चलना है, इन डिटेल मैंने नहीं जाना, चीज़ों को हाईलाइट करता जाऊंगा, आपने समझते जाना है, बाद में आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, हमारे पास मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब मेरे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला भी होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला भी होना चाहिए, उनका आंसर होगा तो हम उनको कंपेयर करेंगे ना। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है मैस, उसका कितना है, मैस दिया हुआ है ग्राम में, चार्ज भी दिया हुआ, ई दिया हुआ है, ठीक है, उन दोनों में डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो मैस कितना है, 10 ग्राम है, उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 किलोग्राम हो जाएगा। ये गिवन डाटा, हर एक न्यूमेरिकल में कुछ भी ना आता हो, अगर आप सिर्फ गिवन डाटा लिख दो तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर आपको मिल जाते हैं, ये रूल है। कुछ भी ना हो, सिर्फ गिवन डाटा आप लिख दो। गिवन डाटा क्या है, मैस लिख दिया, चार्ज क्या है 20 मिली, हमारे पास कूलम में है तो उसको लिख देंगे मिली को कितना 10 टू रेज पर -3, 20 10 टू रेज -3 हो गया। रेडियस कितना है, मतलब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर दो, 0.1 मीटर हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर जो भी वैल्यू होती है उसको हमने 100 से डिवाइड करना होता है, 100 से। किलो में जो भी चीज़ होती है उसको 1000 से डिवाइड करना हो जब भी किसी चीज़ को किलो में करना हो तो। ओके, अब हमने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए मेरे पास 2 फार्मूला होने चाहिए। कूलम लॉ का मुझे पता है K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में भी और 9th में भी, G M1 M2 ओवर R का स्क्वायर। वहाँ पे Q1 Q2, यहाँ M1 M2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो K की वैल्यू 9 टू 10 टू इस पर 9 है, ये मेरे पास Q1 है, ये Q2, दोनों सेम ही है, और R का क्या है 0.1 है, उसका स्केल ले लिया, इस सारे का आंसर आ गया। ये मेरे पास आंसर निकालना मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ भी एक चीज मैं रोकने लगा हूँ, एक बात मेरी बार बार गौर से सुन लो, स्टार्ट के 3-4 5 न्यूमेरिकल में इन डिटेल करूंगा, बाद में मैंने स्पीड पकड़ लेनी क्योंकि वन शॉट है। अब सुनो जरा, 9 को मल्टीप्लाई करो 400 से, जो आंसर आए उसके बाद पावर्स को देखो, यहाँ 9 पावर है, यहाँ कितनी है 6 है, तो 9 प्लस की ये माइनस की 6 है, तो 9 10 की पावर 3 बच जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? इस तरह से आप बाकी चीज़ों को लेके चलो। फिर यहाँ 2 सिफर और है, वो जो वहाँ पे जो 3 बचा है वो 6 बन जाएगा, ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो अपना। पॉइंट समझ आ रहा है? हमेशा मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो आपकी पूरी वैल्यूज बन रही है उनको मल्टीप्लाई करो, पावर्स को अलग से प्लस माइनस कर लो। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती बल्कि पावर्स आपस में प्लस माइनस ही होती है सिर्फ। जैसे मैं इन दोनों को लेके चलूँ तो यहाँ कितना आएगा 10 की पावर 3 आएगा, लेकिन यहाँ 6 है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है ना उसके साथ हमने पावर को ज़्यादा कर दिया, इसको 3.6 कर दिया हुआ है। हालांकि ये क्या बन रहा है 36,000 बन रहा है, 3600 बन रहा है। ओके, तो एक वैल्यू का आंसर मेरे पास आ गया है। कैलकुलेशन करना आसान नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आप इजीली कर सकते हो। आगे मेरे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ उसका कांस्टेंट आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू आ गई 6.67 10 to -11। Q1 यहाँ M1 M2 है तो दोनों सेम ही है, 0.01 है, और R का स्केयर है, ये दोनों का आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर लिख दिए मैंने कैलकुलेशन निकाल के। उसके बाद ऊपर रख दिया हमने E को, इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे रख दिया हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को, ऊपर ये वाली वैल्यू नीचे ये वाली वैल्यू, और आंसर क्या आ गया ये वाला। तो दोनों को हमने कंपेयर भी कर दिया है। ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिकल फोर्स थोड़ी सी ज्यादा है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल की निस्बत। तो ये आपका पहले वाला आंसर डन है। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इसका स्केयर अलग ले लो, इसका स्केयर अलग ले लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसके स्केयर से डिवाइड कर दो। पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो सारे बच्चे जरा देख लो, गौर से इसको समझना है, गौर से इसको समझना है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एज अ टीचर, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आनी है। उसमें क्या है देखो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसका सिर्फ स्केल लो। मैं लिखूँगा, ये देखो, अब सब बच्चे गौर से देखो, मैं इसका स्केल ले लूँगा 0.01, उसका क्या ले लिया मैंने स्केल। अब ये मेरे पास 0.01, उसका क्या ले लिया मैंने ये स्क्वायर। अब ये उसका आंसर आ गया मेरे पास। जो आंसर आया है ना, मैंने इस ऑन को दोबारा प्रेस करने से खत्म कर देना। ये देखो आंसर, अब ये लफ्ज लिखा होता है यहाँ पे आंसर, इस आंसर को क्लिक करूंगा तो वो आंसर दोबारा आ जाएगा, जब भी आंसर क्लिक करूंगा तो आंसर दोबारा आ जाएगा। अब मैंने जो आंसर निकाला हुआ है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं लिख दूंगा आंस
लिख लिया आंसर, मल्टीप्लाई ये वाली सारी वैल्यू लिख लो, फिर जो आंसर आए उसका इज इक्वल करने के बाद वो आंसर में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने आंसर का बटन प्रेस करने से इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर जो आया वो आंसर बन गया है। अब यहां पे वो आंसर सेव हो जाएगा। अब मैंने उस आंसर को लिख के आंसर डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये बहुत ज्यादा ट्रिक होती है कि आप जो भी आंसर करो जब उसको लिखोगे मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू करोगे तो वो आंसर बन जाता है। तो यहाँ आंसर का बटन दिया होता है, वो आंसर बन गया। अब आपको दोबारा से वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सारा लिखने की, नहीं, बस आंसर लिख के उस वैल्यू को नीचे डिवाइड कर दो, डिवाइड 0.1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आंसर आपका। पॉइंट समझ आ गया? इस तरह से कैलकुलेटर को यूज करते हैं, सारी वैल्यूज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती और ना ही इकट्ठा ही कर देते हैं। आप क्या करोगे, आप करोगे, देखो आप लोगों ने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर से साथ में डिवाइड ये कर देना, तो गलत हो जाना आपका आंसर। आपका आंसर ये आना ही नहीं है। आप पहले इसका स्केल लो, उसको रख दो, इज इक्वल टू करो, इसका स्केल इज इक्वल टू करोगे तो वो बन जाएगा आंसर। अब उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको आंसर मल्टीप्लाई ये वाला कर दो, ठीक है, वो वाला आंसर वो बन गया। अब आंसर मल्टी डिवाइड बाय ये वाला कर दो। तो आई होप ये मेरी आपको ट्रिक पसंद आ गई होगी, आप समझ गए होगे कि इसको कैसे यूज करना है। ओके, अगले पे आते हैं। तो मैं आप कुछ देखो, आप कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो स्किप करवा दूंगा, 2 वाला स्किप है क्योंकि उसमें डायग्राम को करना ही नहीं है। इस चैप्टर की मैं आपको जो हाईलाइट किए होंगे ना, ये न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइट किए होंगे। डन है? बाकी देखो, अब ये पहले वाला हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने करवा दिया हुआ क्योंकि अभी जरा स्टार्ट है ना, तो स्टार्ट में कहता हूँ सारे हो जाए जरा। ठीक है, अब अगले वाला जो है ना, मैंने वो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स आपको करवाने हैं। चले अब 3 वाला देखते हैं। एक पॉइंट चार्ट मेरे पास है, एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास, उसका चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, हम चार्ज लिख लेंगे, ओरिजिन पे या ओके है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ 2 मीटर, वो लिख लिया डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लो, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई का फार्मूला क्या है, के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। एफ का फार्मूला होता है के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर, लेकिन जो ई होता है ना उसमें एक क्यू नहीं आता, के क्यू ओवर आर का स्क्वायर होता है, के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। अब ई की फार्मूला आपको भूलेगा नहीं। तो के की वैल्यू ये दी हुई होती है, हमें पता है पहले से, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, ये कॉलम कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ और क्यू का आंसर भी लिखा हुआ है और आर का स्क्वायर भी यहाँ पे दिया हुआ है। आर की वैल्यू भी दी है, क्यू की भी दी है और के की भी दी है। आंसर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन निकालना है, पोजीशन उसकी क्या, आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है एक। ठीक है, काज बाय पॉइंट चार्ज क्यू, तो यहाँ क्यू दिया हुआ 5.0 10⁻⁻⁶ वो लिख दिया है, और पोजीशन वेक्टर कितना दिया, आर, वो लिख दिया हुआ है। अब अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो इसका फार्मूला भी क्या, के क्यू आर का स्क्वायर ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे के क्यू आर का स्क्वायर है। अब देखो जरा गौर से, अब यहाँ मुझे के क्यू आर का स्क्वायर तो है, के क्यू आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ मुझे एक आर उसने और दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर भी साथ। तो मैं लिख दूंगा कि ई का आंसर वही है, के क्यू आर का स्क्वायर ही है, लेकिन साथ में आर यूनिट वेक्टर भी साथ में आना है। नजर आ रहा है आपको? ओके, अच्छा, अब ये जो आर दिया हुआ है ना, इसका हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, आंसर कितना आ गया 5। अब इसी आर का हम नीचे ले लेना स्क्वायर, ऐसे ही है, के की वैल्यू ये आ गई, क्यू की वैल्यू ये आ गई, नीचे क्या आ गया, आर का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। वो क्या होता है, ये है ना 4i + 3j ओवर क्या कर दिया उसको 5, ये लो, उसका यूनिट वेक्टर बन गया। वेक्टर को उससे किससे डिवाइड कर दिया, 5 के साथ। अब ये 5 कितना बन गया 25, इन सबको मल्टीप्लाई करो, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 125 बन जाएगा, ऊपर वालों से कर दो, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो वो j और i के आंसर बन जाएंगे। पॉइंट समझ आ गया? जितना आंसर आएगा उसको एक दफा i से मल्टीप्लाई करना है, उसको एक दफा j से करना है, आपका आंसर कन्फर्म है। ओके, आगे चले हम लोग। प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस साथ साथ।
2 घंटे में न्यूमेरिकल सारे हो जाते हैं। समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। 50% मेरी एफर्ट, 50% आप लोगों की एफर्ट, देन फिर वो चीज़ का रिजल्ट बनेगा। 2 पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, दोनों का दरमियान डिस्टेंस 3 है, 3 मीटर है। तो ये चार्ज लिख दिए Q1 Q2, डिस्टेंस लिख दिया है। जीरो फील्ड लोकेशन निकालनी है, तो ये देखो K Q1 K Q और R का स्केयर है, तो यहाँ क्या कर देंगे X का स्केयर, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने X निकालना है। उसने कहा है कि जीरो फील्ड निकालो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी येलो वाले हैं ना न्यूमेरिकल्स, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 चार्जेस है, दोनों सेपरेट है 3 मीटर से, और जस्टिफाई फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फाइंड लोकेशन के, जीरो फाइंड लोकेशन कहाँ पे है। अब मेरे पास, मुझे पता है कि यहाँ पे लोकेशन वेट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, के क्यू ओवर आर का स्केयर, के क्यू ओवर आर का स्केयर। लेकिन यहाँ पे आर क्या है, एक्स का स्केयर है, यहाँ आर क्या है, 3x+3 का स्केयर, क्योंकि उसने खुद कहा है कि वो 3 है। इस वजह से हमने एक को कह देना x, एक को कह देना x+3। के की वैल्यू, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पे ये दोनों के कट गए, यहाँ भी के, यहाँ भी के, क्यू की वैल्यू ये आ गई, एक्स का सेम एज किस, क्यू की वैल्यू ये वाली आ गई। 2 चार्जेस थे ना, एक Q1 एक Q2, और नीचे ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब 10.6 यहाँ से कट गया, 10.6 यहाँ से कट गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 4, नीचे दोनों सेम एज इट इज। एक्स का स्केयर यहाँ 3x+3 है, दोनों साइड्स पे हमने क्या ले लिया, स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट। एक्स खत्म, 4 की जगह आ गया 2, एक्स का स्केयर खत्म, x3+x आ गया। अब ये वाला x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ गया, ये वाला 3+x इधर आएगा तो 3x। अब ये x उधर जाएगा तो 2x-3, ठीक है, वो क्या बन गया x, और यहाँ सिर्फ क्या बच गया 3, तो x = 3। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ज़्यादा आसान है, इजी न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल नहीं है। बस ये दोनों फार्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात है तो आपके सामने, फील्ड की जब बात है तो आपके सामने के ओवर आर का स्केयर उसी टाइम ज़हन में आ जाना चाहिए। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और इसमें क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंड अ पार्टिकल ऑफ मास, एंड मास उसका ये है, मास दिया हुआ लिख दिया, चार्ज दिया हुआ है 1 है, 1 माइक्रोकूलम है, तो 1 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम वैल्यू 10⁻³ बिटवीन द 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स है जिनका डिस्टेंस कितना है, ये है, तो वो डिस्टेंस डी लिख दिया। गिवन डाटा हमारे पास आ गया। सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई निकालो टू बैलेंस वेट। अब सुनो जरा, टू बैलेंस वेट। अब ये जो ई होती है, ई होता क्या है, F/Q होता है। अब गौर सुनो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, F/Q होता है। अब इस Q को हम इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, QE बन जाएगा ना, QE, ये Q इधर ले आएंगे ऊपर चला जाएगा। F की जगह लिख लेंगे, F क्या होता है, वेट होता है, वेट कितना होता है, mg, तो QE = mg लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। फार्मूला बनता कैसे मैंने वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। E = F/Q, और वो आ गया mg, डन है। अब इसको हम देख लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इसको होल्ड करेगी। m मेरे पास मास है, लिख दिया, मेरे पास g 9.8 है, लिख दी, चार्ज लिख दिया, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाना है। कोई मुश्किल नहीं है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। एक पार्टिकल है, उसका चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गया, E, चार्ज Q = 20 इलेक्ट्रॉन = 20 × 1.6 × 10⁻19, और चार्ज कितना है, कूलम। हाँ ठीक है, आगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आ गया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6, वो आ गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं कि एनर्जी की क्या फार्मूला क्या है, QE। पूछा गया उस एनर्जी, उसने कहा है कि बताओ कितनी है EV में एनर्जी का फार्मूला है QV, याद रखो। अब एनर्जी का फार्मूला है QV। अब आपने देखना क्या है, कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला यूज होना है। आप देखो कि आपको दिया क्या हुआ है, Q भी दिया, V भी दिया है, और पूछ कर रहा है एनर्जी, तो आप देखो कि कौन सा चैप्टर है ये जिसमें चार्ज की वैल्यू भी आ रही है, वोल्ट की भी आ रही है, और साथ में मेरे से वो पूछ रहा है कितनी एनर्जी इसमें स्टोर करनी है। तो मुझे पता चैप्टर नंबर 12 में चार्ज भी आ रहा है, वोल्ट भी आ रहे हैं, एनर्जी की बात भी हो रही है, तो Q is equal to QV, ठीक है, ओके है।
अब क्या हो कितना है 20 इलेक्ट्रॉन्स है 20 आगे हमने वो आंसर पहले ऊपर भी निकाला हुआ है। आगे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 होता है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया चार्ज का। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग आते हैं E इज इक्वल टू क्यू वी, ये वाला फार्मूला। क्यू वी हमारे पास आ गया क्यू इंटू वी, तो ये क्यू आ गया सारे का सारा ये वाला चार्ज कोलम, ये चार्ज आ गया सी सारा का सारा, और वी 100 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अब ये एनर्जी तो हमने निकाल ली सिंपल क्यू वी करने से, लेकिन उसने कहा है कि उसको आंसर निकालो ई वी में। इट मीन्स टू से कि मुझे अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस आंसर को, ये जो आंसर आया है 3.2 10 टू रेज पावर -16, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 से, क्योंकि उसने कहा ई वी में आंसर निकालो। तो ई वी में आंसर निकालने के लिए मुझे जो चार्ज एक यूनिट चार्ज होता है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.6 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये इससे डिवाइड होगा, ये पावर ऊपर जाके 19 बन जाएगी, प्लस की बन जाएंगी, वो 16 है तो 10 की पावर 3 बच जाएगा, वो लिख दिया, और साथ में दोनों को डिवाइड करके आंसर ये आ गया। ओके, अब ये 9 वाला नहीं करना, कर लेना बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। के क्यू ओवर आर है, कोई मुश्किल नहीं है। 10 वाला भी नहीं करना, 11 वाला भी नहीं करना, आगे हमने करना है 12 वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लैश है, वो अटैच किया कैमरे के साथ कैपेसिटर के लिए। अब आपको सिंपल सा पता चल गया कि चैप्टर नंबर 12 की बात है, क्योंकि वहां पे क्या आता है, वहां पे कैपेसिटर आता है। ये चीज हमें समझ आ गई। एनर्जी को स्टोर करने के लिए प्रोड्यूस करना फ्लैश। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ऑफ प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ हाँ ये कैपेसिटर दिया हुआ है, उसकी कैपेसिटेंस, और ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैपेसिटेंस कितनी है 750 माइक्रो कूलम, माइक्रो कितना 10 टू रेज पावर -6 होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब क्या है 10 टू रेज -6 750 गिवन डाटा है, साथ में क्या है वोल्टेज है। अब उसने कहा एनर्जी, अब एनर्जी का ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें सी भी आ जाए, कैपेसिटेंस भी आए और वोल्टेज भी आए। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है, यही बस मेन चीज है। आप में निशान लगा लेना, याद कर लेना, यार कैपेसिटर आता है चैप्टर नंबर 12 में, उसमें एनर्जी आती है E = 1/2 CV का स्क्वायर। ठीक है, वो एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे यहां से, ये लो 1/2 CV का स्क्वायर। अब मेरे पास 1/2 वैसे क्या वैसे C उसकी कैपेसिटेंस जो उसने दी हुई थी और V का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके है, डन है, डन है। आंसर निकालने का मुश्किल काम नहीं है। कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस ये है, तो सी कैपेसिटेंस उसकी लिख दी। ओके, चार्ज का प्रोसेस हो और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहाँ एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना प्लेट्स के दरमियान ये इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया गिवन डाटा में। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, जबकि मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10 टू रेज पावर -19, ये मुझे पता है उसका चार्ज होता है। हम लोग वो देख लेते हैं कितना उसको क्या चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उस पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अब Q = CV या C = Q/V कैपेसिटेंस का फार्मूला है, और यहाँ पे मुझे पता है Q जो यहाँ पे N होता है N = Q/E होता है, ऐसे ही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो वो N = Q/E करना है हमने। अब Q का फार्मूला क्या है CV, तो Q की जगह क्या लिख दिया CV। ये C का क्या कैपेसिटेंस उसने दी है, और ये V क्या है वोल्टेज, और ये E क्या है 1.6 वही चार्ज। जो आंसर है वो हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपने गिवन डाटे में से देखना है कि इस डाटे को यूज करते हुए कौन सा फार्मूला यूज होता है। अब N = Q/E वाला फार्मूला यूज हुआ है, और Q का फार्मूला क्या होता है CV, और वो C और V वहां पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। ओके, तो ये आपके चैप्टर नंबर 12 डन है। बस इतना सा काम है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। एक दो इसकी एग्जांपल्स जो मैंने ऊपर बताई हुई है वही आपने करनी है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की जो है वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 13 के ये वाले हैं, वो सिर्फ 3-4 करने वाले, 1 2 3 4 5, ये 5 ही आपने करने एग्जाम्पल्स, आपने खुद कर लेनी, मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान एग्जाम्पल्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, अगेन मुझे एक चीज का तो पता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10 टू रेज पावर -19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये होता है। कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब क्या है 1 मिनट = 60 सेकंड, वो भी गिवन डाटा में लिख लिया। ऑफ इफ 30 मिलीएम्पेयर, मिलीएम्पेयर का मतलब कितना होता है 10 टू रेज पावर -16, तो 300 13 बल्कि 300 मिलीएम्पेयर 10 टू रेज -3। ठीक है,
जो मिली माइक्रोन मिली का मतलब होता है 10⁻³ ओके डन है। अब कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, अब यहां पे करंट की बात हो रही है, ठीक है, इतना करंट गुजरा है तो इट मींस टू से यहाँ करंट का फार्मूला यूज हो सकता है। चैप्टर नंबर 30 करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे I इज इक्वल टू Q/T होता है, I इज इक्वल टू Q/T। लेकिन एक फार्मूला तो मुझे पिछले भी अभी पढ़ के आया हूँ मैं, N इज इक्वल टू Q/E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला हमेशा यही यूज होना है, N इज इक्वल टू Q/E। अब मुझे Q की वैल्यू चाहिए, अब Q की वैल्यू ऊपर थी CV, लेकिन यहाँ Q की वैल्यू CV नहीं होगी, यहाँ पे हमने करंट से वैल्यू निकालनी I×T, तो हम लोग लिख देंगे Q की जगह I, ये आंसर I का आ गया 300 मिली एम्पेयर, और साथ में आ गया T डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻19, तो ये उसका आंसर आ गया। डन है, इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे। मतलब आज आगे ये है कि आपको उस चैप्टर का पता होना चाहिए, हिंट हो जाए आपको कि भाई ये किस चैप्टर की बात हो रही है। ओके, जब आपको हिंट हो जाएगा तो आपके लिए उसको करना मुश्किल काम नहीं है, एक दो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये दो तीन लाइंस के हैं, इतना चार्ज है 90 कूलम है, एक वायर में से इतने टाइम में से गुजर रहा है, टाइम कितना 1 आवर और 15 मिनट्स है, कूलम 4 लिख दिया, 1 आवर कितना होता है 60 और 15 मिनट्स है उसमें, ठीक है, तो उसका हमारा हो गया ये 75, 60 मिनट और 15 मिनट, ये 75 मिनट्स, 75 मिनट्स को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, क्योंकि हमने सेकंड बनानी है, तो 4500 सेकंड बनते हैं। तो ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, हमने निकालना क्या, व्हाट इज द करंट, हमने करंट फाइंड करना है। तो करंट का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q/T, तो Q चार्ज ऊपर आ जाएगा, चार्ज कितना 90, और टाइम क्या आ जाएगा नीचे 4500 सेकंड, तो आंसर आ गया। ओके, कोई रॉकेट साइंस अगेन मैं बता रहा हूँ नहीं है इसमें। एक रेक्टेंगुलर आयरन बार है 2/2 की सेंटीमीटर है, तो इसको 2/2 है तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है मीटर में, तो उसको डिवाइड करते होते हैं 100 के साथ, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻4 से, क्योंकि वो 2 दफ़ा आ रही है, इसकी भी इसको बटा करेंगे 100 से डिवाइड, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे ना डिवाइड 100 से, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से मीटर से करना है। तो जब 100 से डिवाइड करें 2 दफ़ा तो वो 10 की पावर 4 ही बनना है, 2 दफ़ा उसका 2 दफ़ा उसका, ठीक है। लेंथ उसकी दी है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किस में चेंज कर लेंगे मीटर में, 0.40 बन जाएगा वो, ये लो मीटर आ गया। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस R का फार्मूला चाहिए, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन इज, और रेजिस्टिविटी उसने दी हुई है, तो R इज इक्वल टू ρL/A। अगेन मैंने आपको बताया कि फार्मूले आपको आने चाहिए, मुश्किल काम नहीं है, 3-4 फार्मूले हर एक में यूज होते हैं। मैंने इन नोट्स के ऊपर आपको फार्मूले भी साथ में दे दिए हुए, कौन सा किस में यूज होना है, ये देखो नजर आ रहा है, देखो नजर आ रहा है, सब में दे दिए हुए। चले इसको हम देखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, कहाँ पे थे, ये लो यहाँ पे थे। तो अब मेरे पास लेंथ है और मेरे पास एरिया है, अब कौन सा फार्मूला जिसमें लेंथ आ रही हो, एरिया आ रहा हो और रेजिस्टिविटी का उसका यूनिट आ रहा हो, तो हमें पता है कि वो R रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस हमें चाहिए, तो ρL/A, रो की वैल्यू ये है, L की वैल्यू ये है और A की वैल्यू ये है। ओके, इन सबको आप डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड करके जो आंसर है वो लिख लो, इसके बाद 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाओ, वो 10⁻⁻4 बन जाएगा माइनस का, कट कटिए करके आपका आंसर आ जाएगा, ये इसकी रेजिस्टेंस है। डन है। उसके बाद आगे हम करें, एक रेजिस्टेंस की आयरन वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उसकी ये रेजिस्टेंस आती है, ये उसकी पहले रेजिस्टेंस है, तो मुझे पता है R0 इसको लिखेंगे क्योंकि वो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है। और उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी जब हम उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया, पहले 0 था, बाद में कितना होगा 500, तो 500 - 0 तो 500 ही उसका आंसर आएगा, चेंज इन टेम्परेचर। और जबकि उसका कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो उसने उसके अल्फा का आंसर दे दिया होगा। अब मुझे अगर फार्मूला आता है तो मैं उसकी जो है ना वो रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R0। R0 कौन सी, जो पहले से रेजिस्टेंस ये वाली R0 वो लिख दी, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, वो अल्फा की वैल्यू लिख दी, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी 500 है, वो लिख दिया, ठीक है। अब इन सबको आप सॉल्व करो, वो आंसर आएगा 2.5, उसमें जमा का करो 1
जो आंसर आए वो बन गया 3.6, 2.6 था, अब क्या बन गया 3.6। अब उस 3.6 को इसको सारे से मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये वाला फार्मूला इसमें यूज हुआ है, अल्फा आ गया उसका, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट डन है। उसके बाद आपका 2 चैप्टर आपके डन हो गए हैं, आपके 4 चैप्टर रह गए हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, इंतहाई आसान काम है। आप यार देखो, हम लोग खुद ऐसा करते हैं एकेडमी के अंदर कि हम लोग न्यूमेरिकल साथ साथ बच्चों को नहीं करवाते। अगर हमारे पास यहाँ पे बच्चे हों तो हम उनको साथ, बल्कि एक दिन पहले 2 दिन पहले करवा देते होते हैं ताकि वो इजीली हो जाते हैं, 2 घंटे में हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स। करने वाला बच्चा हो वो कर लेता है। पॉइंट समझ आ रहा है? चैप्टर नंबर 14, इसके ये सारे फार्मूले हैं। यहाँ मैंने कुछ टर्म्स आपको बतानी है जो आपने याद रखनी है। करना है इसका 3 से लेके 8 तक सारे करने हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये 6 न्यूमेरिकल्स करने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आए हुए हैं, और ये इसकी एग्जाम्पल्स करनी है, इसका आपका गैस है, ठीक है। अब इसमें कुछ मैंने चीज़ें आपको बतानी है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब पहले वाला मैं ना करवाऊँ, पहले वाला मैं स्किप कर रहा हूँ। आप अगर जो मैं करवा रहा हूँ अगर वो समझते हो ना तो आपके लिए ये वाले करना मुश्किल काम नहीं होगा। ये भी पॉइंट है, अगर आप जो मैंने करवाने हैं ना, फर्ज करो, देखो जरा गौर से समझो, अगर आप ये वाले ही मेरे से समझ लेते हो ना तो बाकी इसके पहले 2 करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। डन है? तो पहले हम लोग वो करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज होगा, आप गौर से सुनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चैप्टर की अपनी एक टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वन शॉट में आपको मैं यही बताऊंगा कि आपने इसको ई के नाम से रखना है हमेशा। मैग्नेटिक फील्ड, इसका जब भी वर्ड आए तो इसको हमने नाम देना है बी का। क्या नाम देना है? बी का। ओके, इसको आपने भी याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं अगर, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये उसका क्या आ गया, बी, ठीक है, बी। तो बी कितना आ गया, 0.30 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा जो यूनिट होता है टेस्ला होता है। इफ अ परपेंडिकुलर फील्ड ऑफ 10,000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड, आपको उसने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई की वैल्यू दे दी, अप्लाई कर दी हुई है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका आंसर है E इज इक्वल टू वी बी। हम इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू वी बी, लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो वी बी है ना, उस बी को इधर डिवाइड कर देंगे, तो V इज इक्वल टू ई ओवर बी आ जाएगा, तो ऊपर E नीचे B, तो इसका आंसर आ गया आपके सामने। बस और कुछ भी नहीं करना। और ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मैं करवा रहा हूँ आपको। आगे वाला देखो, नंबर ऑफ टर्न्स अ कॉइल ऑफ, आगे उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये उसका एरिया है ऑफ 200 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी, n 200 है, और करंट कितना है, 1 मिली एम्पेयर है। मिली एम्पेयर है तो उसको क्या लिख देंगे, 10⁻³ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या लिखेंगे हम लोग, b 0.1, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क, कितना टार्क पैदा हो रहा है। अब कॉइल की डायमेंशन क्या है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो उसका हमने एरिया भी तो निकालना है, तो इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। तो जनाब जितनी वैल्यू 4 थी मैंने वो लिख ली हुई है, मतलब हमारा 1-2 नंबर कन्फर्म है। आगे हमने उसका निकालना है मैक्सिमम टार्क, तो टार्क का फार्मूला होता है नियाब, NIAB नियाब। टार्क का फार्मूला क्या होता है, नियाब। नंबर ऑफ टर्न्स आ रही, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, टार्क आ रहा है, तो चैप्टर नंबर 14 है, ये सिंपल सी बात, सारे यही चल रहे हैं, नियाब। तो NIAB नियाब, साथ में साइन थीटा है, परपेंडिकुलर है, तो वो साइन थीटा खत्म हो जाएगा 90 के साथ, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, वो खत्म, तो उसने कहा है परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैक्सिमम टार्क देना है तो वो यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मैक्सिमम पे होता है, साइन 90 खत्म हो गया। NIAB नियाब, NIBA लिख लो या NIAB लिख लो, कोई फर्क नहीं है। N आ गया, I आ गया, B आ गया और A आ गया, और आपके सामने टार्क का आंसर आ गया, बात खत्म, बात खत्म। कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है, आपका आंसर आ जाएगा। पावर लाइन है, इतनी उसकी हाइट है, ठीक है, हम वो लिख लेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड R इज इक्वल टू ये करंट उसमें कितना का 200 एम्पेयर है, तो 200 एम्पेयर I करंट आ गया। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड, मैग्नेटिक फील्ड का बताना है, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, ये लो
बी इज इक्वल म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, क्योंकि उसमें आई भी आ रहा है और आर भी आ रहा है, तो ये उसका फार्मूला यूज होना है। ये म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई फ्री स्पेस की, 4 पाई 10⁻⁷। इस तरह के जो यूनिट होते हैं ना वो खुद दे देते होते हैं साथ में, मेडिकल में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो खुद क्वेश्चन आ जाता होता है कि भाई इसकी जो म्यू नॉट की वैल्यू है ना वो ये है, आई की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू ये है, पाई की वैल्यू लिखनी है आपने और साथ में आर को जब डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी है पाई नीचे पाई है, तो वो दोनों डिवाइड करके हमने आंसर निकाला हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे है यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलेनॉइड विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड वो दे। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने आपको पहले बताया कि क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, उसमें से करंट कितना गुजरा है, इतना करंट गुजरा है, करंट लिख लो, मैक्सिमम करंट लिख लिया, कोई मसला नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है। ठीक है, वहां का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था n इज इक्वल टू वाला फार्मूला। ठीक है, n इज इक्वल टू वाला फार्मूला, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। अब हमें पता है फ्री स्पेस की ये वाली है, आई ये है, बी ये, तो ये हमारे पास फार्मूला यूज होता है, बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब मैंने जब नंबर ऑफ टर्न्स निकाल ली यहाँ से, तो n चाहिए मुझे, ये म्यू नॉट भी डिवाइड हो जाएगा, आई भी बी के साथ जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब b की वैल्यू ये है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पहले से पता 4 पाई इंटू 10⁻⁻10 है, और i की वैल्यू ये है, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, यही आपका आंसर है। व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग विद 10,000 नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.4 t है, तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड B ये है। ठीक है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L ये है, दी हुई लेंथ 0.5 मीटर, और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 10,000, वो लिख दूंगा। ठीक है, और म्यू नॉट का मुझे फार्मूला आता ही है, अगेन वही फार्मूला, हमने क्या निकालना है, व्हाट करंट। तो जैसे हमने पहले यहाँ इस फार्मूले से n निकाला था, आप क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, तो म्यू नॉट और n उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला क्या वही सेम, सारा कुछ सेम है। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग करेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, लेकिन यहाँ पे n का फार्मूला यूज होना है। n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेकिन उससे सिर्फ मुझे क्या दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दी, इस वजह से पेपर में न्यूमेरिकल आता है। पॉइंट समझ आया क्यों न्यूमेरिकल पेपर में आना है, क्योंकि उसने बेटा यहाँ पे हमें जो है ना वो प्रॉब्लम में डाल दिया हुआ है, वो इस तरह प्रॉब्लम में डाला, उसने से नंबर ऑफ टर्न्स दी है और लेंथ दे दी हुई है, n की वैल्यू नहीं दी हुई, कहीं पर भी n की वैल्यू है नहीं। तो हमने पिछले वाले में तो n की वैल्यू खुद निकालनी थी, यहाँ हमें n वाली वैल्यू खुद दोबारा से निकालनी पड़ेगी गिवन डाटे में से, फिर उसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो फार्मूला तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ से b इक्वल म्यू नॉट एन, इसमें आंसर निकाल सकता हूँ, यहाँ से करंट का आई उसने पूछा है, तो I इज इक्वल टू बी और म्यू नॉट एन, लेकिन n b तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन म्यू नॉट भी है, लेकिन n नहीं है, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है देख लेते हैं, ये है लेंथ दी हुई है 0.5, और नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें दी हुई है 10,000, तो हम लोग जनाब क्या करेंगे, 10,000 को डिवाइड करेंगे 0.5 से n निकालने के लिए, n इज इक्वल टू n कैपिटल ओवर l, और ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। अब जहाँ पे छोटा n है ना वहाँ पे ये आंसर लिखा, ऊपर b लिखा, यहाँ पे ये म्यू नॉट लिखा, तो आपके पास i का आंसर सारे का सारा बन के आ गया। इसको 15.9 लिख लो या 6 लिख लो, कोई इशू नहीं है। इसका लास्ट लॉ न्यूमेरिकल है, गैल्वेनोमीटर, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, आर जी है उसकी, वो लिख दिया गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आर जी। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है विद अ करंट, ठीक है, आई जी, ये आई जी आ गया। ठीक है, और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, हमने एम मीटर ऑफ रेंज, अब इसकी रेंज में हमने कन्वर्ट उसको करना है, तो कितना करंट उसमें से गुजर रहा है, फाइंड द शंट रेजिस्टेंस, तो हमने उसमें आर एस निकालना है, उसकी शंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो हमें आर जी दिया हुआ है वो लिख लिया, जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस वो दी हुई है, फिर गैल्वेनोमीटर का करंट भी दिया हुआ वो लिख लिया आई आर जी। ठीक है, आई जी गैल्वेनोमीटर का करंट, आई जी, आई मतलब है करंट, टोटल करंट निकाल, टोटल करंट कितना है 10 है, ये टोटल है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन टोटल आ गया,
तो शंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये उसका फार्मूला आता है आर एस। ये होता अगेन वही बात है, गौर से सारे बच्चे गौर से बात सुनो, मैं फॉर्मूला थोड़ा समझा देता हूँ। V इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ओहम ला, लेकिन यहाँ आर रहने दो और ये वाला जो इसके साथ आई था ना वो इधर आगे डिवाइड करवा दो, लेकिन जो इधर डिवाइड होना है ना आई माइनस आई जी लिखना है, तो वही फार्मूला नहीं बन गया, अब आपको भूलेगा नहीं है, ठीक है, ट्रिक आपको मिल गई है। तो आई मुझे पता है उसने दिया हुआ है करंट, उसका जो गैल्वेनोमीटर का करंट है वो लिख लिया, उसकी रेजिस्टेंस भी लिख ली, टोटल करंट वो भी लिख लिया, माइनस ये वाला आंसर आ गया। अब इन दोनों को माइनस करके पहले आंसर लिखो, ये आया, ठीक है, फिर उन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करके आंसर जो आया वो लिखो और आप उन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। रेजिस्टेंस कौन सी, शंट वाली, मतलब आर एस। ओके, आई होप सब बच्चों को साथ से समझ आ रही है। ये भी बिल्कुल सेम है, इतना मतलब ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल्स को स्किप कर दो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप वो भी कर सकते हो। फार्मूले आपको दिए हुए, नोट्स आपके पास होंगे, वी ओवर आई जी, वो क्या था और था, ये चीज और है, इस एम मीटर है तो इसमें क्या आ जाएगा, वी ओवर आई माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा के अगले वाले को कर सकते हो आप, उससे अगले वाला भी कर सकते हो, आई जी, या अगेन वही सेम आ गया है, ये ऊपर हमने किया हुआ था, सेम फार्मूला वही आ गया है, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? ओके, डन है, कोई इशू नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। 12वें 13वें और 14वें चैप्टर के आपके हो गए हैं, 15वां 16वां और आपका 18वां रह गया। जो न्यूमेरिकल्स स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने उनको स्किप करना है, एक दफ़ा आप उनको जब करोगे तो आपके वो वाले न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? चले अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके न्यूमेरिकल थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन फार्मूले अगेन बार बार वही रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके हमने पहला करना है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 11वां, 14वां, 15वां, 16वां और 18वां, ये इसके न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। अब इसको समझना जरा स्पीड से। हमने ईएमएफ दी हुई है, ठीक है, ईएमएफ सॉरी उसको हम रखेंगे E1, लिख दिया E1 is induced between the ends of a metal bar moving through a magnetic field। उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.22 टेस्ला है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, B1। अब मैग्नेटिक फील्ड अगेन मैं आपको बताया नहीं था B, मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कहना है, B, ठीक है, ओके। और ईएमएफ जो होता है ना वो E ही होती है, ईएमएफ E है, मैग्नेटिक फील्ड B है। व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ होगी, फील्ड स्ट्रेंथ, तो फील्ड स्ट्रेंथ कौन सी होती है, B होता है, फील्ड स्ट्रेंथ B है मेरे पास। टू कंपेयर टू प्रोड्यूस EMF ऑफ 1.5 वोल्ट, हमने EMF ये वाली प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो E2 मेरे पास क्या हो गया, 1.5। अब गौर से सुनो, ये जो EMF का वर्ड यूज होगा ना उसको हमने EE लिखना है, ठीक है, EMF EE। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लिख देना है B। तो उसमें यहाँ पे भी क्या है, क्या फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, मतलब हमने B ही निकालना है, ओके, B2 निकालना है। तो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, ये फार्मूला आप सिंपल यूज कर लेना है। मुझे चाहिए फील्ड सेकंड वाला, तो B2 यहाँ रहने दो, इसको ऊपर लेके जाओ, ये E1 नीचे आ जाएगा, E2 ऊपर चला जाएगा। ये फार्मूला B1 मुझे पता है दिया हुआ है उसने फील्ड, E2 मिनट EMF भी दी हुई है और E1 वाली EMF भी दी हुई, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। 2 वाला नहीं करना, 3 वाला भी नहीं करना, ओके, 4 वाला हमने करना है। उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 15 है, नंबर ऑफ टर्न्स 15 है। रेडियस कितना, 2 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। और कोयला उसका एंगल दिया हुआ है, एंगल कहीं यूज नहीं होना, वैसे रहने दो आप इसको, इसका एंगल कहीं यूज नहीं होना। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.2 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, 0.2 टेस्ला है। फील्ड इंक्रीज करता है 0.5 टेस्ला, फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड बाद में कितना बन गया, 0.5, पहले क्या था 0.2, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ई हमने निकालना है। मैंने बताया ना आपको, बार बार वही चीजें याद बार बार होंगी कि जब भी ईएमएफ का वर्ड आए तो उसको हमने क्या कहना है, ई कहना है, ठीक है, ई कहना है, ओके। चलो हमने जो गिवन जितना था वो लिख दिया, आपको लिखना मुश्किल काम नहीं था। अब ये है हमारे पास इसका फार्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बार बार पेपर्स में आया हुआ है, E इज इक्वल n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब इसको गौर से सुनो, E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, देखो जरा गौर से। इफ द फील्ड इज इंक्रीज्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चेंज हो रहा है। अगर फील्ड चेंज हो,
अगर फील्ड चेंज हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज होना है, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब फाई कितना होता है हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है E डॉट ए डॉट बी डॉट ए अब उस ए डॉट ए बी लिख लो, बी ए लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ई वैसे का वैसे, एन वैसे का वैसे, डेल्टा फाई की जगह आ गया बी ए आ गया, ए बी आ गया, डेल्टा टी आ गया, एन आ गया, डेल्टा बी। अब ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई आर का स्क्वायर। क्यों सर जी एरिया क्यों? क्योंकि उसने हमें रेडियस दिया हुआ है, तो हम इस एरिया को फिर क्या लिखेंगे, पाई आर का स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि मुझे रेडियस दिया हुआ है। अब रेडियस की वैल्यू पुट करके हम पाई की वैल्यू पुट करके ए का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, एन, ठीक है, उसके बाद आ गया बी, और नहीं यहाँ पे मिस्टेक होगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे ये आएगा पाई, ये पाई है, ठीक है, ये यहाँ से यानी यहाँ तो पाई है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा बी पाई शुरू में आ गया, आर का स्क्वायर ओवर टी, ठीक है, ये पाई है, आर का स्क्वायर ओवर टी। अब एन कितना है 15 है, 0.3 बी है, और पाई कितना है 3.14 है, और आर का स्क्वायर आ गया, और आर का स्क्वायर ये सारा बनता है 2 इंटू 10⁻², और टी भी दिया हुआ है। तो जब इन सारे को आंसर को पुट करेंगे तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ आ गया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपनी इस फार्मूले को चेंज करके ए और बी, और ए की वैल्यू पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ इसको समझो जरा, बी मुझे दिया हुआ है 0.5 आता है, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻²है, वो पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू पुट करो, तो आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 है, मेरे पास 2 कॉइल्स हैं, उनका ईएमएफ दिया हुआ है 0.8 वोल्ट। इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया, E इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट, ठीक है, और उसमें करंट चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट कितना है 200 एम्पेयर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आई ओवर टी कितना आ गया, डेल्टा आई ओवर टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। गौर से जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं उसके ऊपर जोर दे रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो है 200। इन द अदर पॉइंट व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला जब भी यूज हो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वर्ड, तो इट मीन्स टू से वो क्या है, एम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, एम है, एम याद रखना आप सबने। तो मैंने क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है। 2 चीजें मुझे दी हुई हैं। अब मुझे पता है E इज इक्वल टू एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी है, E इज इक्वल टू एम डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। मुझे क्या चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम चाहिए, तो डेल्टा टी उधर आके मल्टीप्लाई, डेल्टा आई इधर आके डिवाइड। यहाँ पे सारे को ही उठा के इसके नीचे क्या कर दो, डिवाइड। तो E के नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, डिवाइड होकर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब ये उसने क्या निकाला हुआ है, उसका चेंज इन करंट दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन करंट 200, वो आ गया, E की वैल्यू आके दोनों को डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया। सिंपल। एक पेयर है एडजेसेंट कॉइल्स का, म्यूचुअल इंडक्टेंस उनकी ये है, मतलब M उसने दे दिया हुआ है, M क्या उसने गिवन दिया हुआ है M, ठीक है। अब M दिया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस, करंट जो है ना वो प्राइमरी में चेंज होता है 0 to 10 एम्पेयर। अब चेंज इन करंट कितना आ गया 10 एम्पेयर, 0 to 10 है तो 10 - 0 10 एम्पेयर। व्हाट विल बी द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, अब गौर से बात सुननी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जब वर्ड हो उसको हमने कहना है एप्सिलॉन, इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड का मतलब है एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन क्यों, क्योंकि ये होता है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए वर्ड यूज, और यही इसके आगे 3-4 न्यूमेरिकल्स आगे आने हैं। व्हाट विल बी द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, तो एप्सिलॉन हमने निकालना है, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स कितनी 500 है, टाइम भी दिया हुआ है वो भी लिख लिया, टाइम भी लिख लिया, चेंज इन करंट भी लिख लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी लिख लिया हुआ है, ठीक है। चलो अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगेन वही फार्मूला आ गया, एप्सिलॉन एम ओवर डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी। अब वो चाहे ई हो या एप्सिलॉन हो, वो सेम फार्मूला ही है, ठीक है। अब वही फार्मूला ऊपर वाला ना, अगर ऊपर वाले न्यूमेरिकल में यूज किया था, एम क्या आ गया, एम की वैल्यू दी हुई म्यूचुअल इंडक्टेंस की, डेल्टा आई करंट भी दिया हुआ है, चेंजिंग करंट, डेल्टा टाइम वो भी दिया, वो भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपके सामने आंसर आ गया है 300 वोल्ट। अब उसने और क्या पूछा हुआ था, देखते हैं। व्हाट इज अ चेंज इन फ्लक्स, व्हाट विल बी द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और साथ में चेंज इन फ्लक्स,
चेंज इन फ्लक्स भी बताना है। तो चेंज इन फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास ये है डेल्टा फाई m डेल्टा आई ओवर n का n2। अब n2 कौन सी है? नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, ठीक है। n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। m का आंसर आ गया 0.5, डेल्टा आई 10 और नीचे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी 500। तो लो जी ये हम निकाल लिया है वहाँ का फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। तो दो फार्मूले वैल्यू पुट करके हमने उनका आंसर निकाल लिया हुआ। ओके, एक सोलेनॉइड है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स लिख ली। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए m और सेल्फ इंडक्टेंस के लिए L का वर्ड यूज होना है, ये याद रखना है आपने। फार्मूले लगभग सेम ही होते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, L कितनी है वो लिख ली, मिली हेनरी है तो मिली लिख दिया, मिली के वाले कितने 10⁻³ होता है। ओके, व्हाट इज द फ्लक्स, क्या फ्लक्स है? अगेन वही हमने 5 वाला निकालना है आंसर। ईच नंबर ऑफ टर्न्स व्हेन द करंट इज 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर करंट लिख लिया, ठीक है। ओके है, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट, अब करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी दे दिया, डेल्टा आई और डेल्टा टी का आंसर दे दिया। ये सिर्फ करंट का आंसर नहीं है, करंट चेंजेस, तो करंट चेंजेस भी निकालने हैं। तो अब यहाँ पे उसने हमसे पूछा हुआ है फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ, दो चीजें पूछ ली हुई है। तो अगेन वही फार्मूला, एप्सिलॉन वहां m डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी था, तो यहां क्या आ जाएगा L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो L की वैल्यू पुट करके L, I की वैल्यू पुट करके I, T का आंसर आ जाएगा। और अगेन उसमें क्या था, m I ओवर n था, यहाँ क्या L I ओवर n। तो बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही नीचे वाला है, सिर्फ और सिर्फ m की जगह क्या आ गया, L का वर्ड यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। 8 वाला नहीं करना, ठीक है, 9 वाला भी नहीं करना, उसके बाद 10 वाला भी नहीं करना, करने को करने सारे हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने करवाने हैं आपको। ये उसका स्क्वायर कॉइल है, उसका स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर कॉइल 16 सेंटीमीटर है, तो उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में, हो गया। ओके, इसके बाद हम आगे जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसने दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई है वो लिख ली, अगर मैग्नेटिक फील्ड B है वो लिख लिया, ठीक है। और वोल्टेज दिए हुए हैं, पीक ईएमएफ तो वो दी हुई है 12 वोल्ट, वो लिख ली पीक ईएमएफ। एंगुलर वेलोसिटी बतानी है हमने, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, याद रखनी सब ने, ओमेगा होती है, ओमेगा, ठीक है। तो अब ऐसा कोई फार्मूला जिसमें ये सारी वैल्यूज यूज हो, तो वो है नवाब साहब है वो, देखो गौर सारे बच्चों ने देखना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है N ओमेगा ए बी, NWA_B, नवाब। तो नवाब से याद करो, वो था नियाब, पहले जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया, ये है नवाब। तो जनाब ए की वैल्यू निकाल के ए का निकाल लिया, मुझे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, तो ये ओमेगा चाहिए, तो ये सब चीजें उधर आगे डिवाइड हो जाएंगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ए की है, ए बी की है, एन की है, सबकी वैल्यू निकाल के हमने आंसर निकाल लेना है। बस आपको पता हो कि भाई ये मुझे डाटा दिया है, मैंने फार्मूला कौन सा यूज करना है, एन भी होना, ए भी होना, वी भी होना, सब ये यूज होने हैं। ओके, आगे वाला नहीं करना, आगे वाला भी नहीं करना, आगे वाला भी नहीं करना, ये वाला करना है। द बैक ईएमएफ मोटर इज 120, ईएमएफ 1 लिख लिया। मोटर इज टर्निंग एट 16-18 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इनिशियल स्पीड उसकी कितनी, N1 स्पीड कितनी है 1680। बैक ईएमएफ व्हेन द मोटर टर्न्स, व्हाट इज द बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ क्या होगी, मतलब एप्सिलॉन 2 क्या होगा, एप्सिलॉन 2 क्या होगा, जबकि उसके नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन 1 ओवर N1, एप्सिलॉन 2 ओवर N2, ठीक है। आपने एप्सिलॉन 2 निकालना है, तो ये N2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, कोई मुश्किल काम नहीं है। डीसी मोटर है मेरे पास, अब याद रखने बस मुश्किल काम है, प्रैक्टिस ही मुश्किल काम है, और कोई चीज मुश्किल नहीं है। डीसी मोटर ऑपरेट का हो रही है इसमें क्या है कि उसके वोल्टेज दिए हुए हैं, वोल्टेज लिख लेंगे, रेजिस्टेंस दी हुई है R, वो लिख लेंगे, ठीक है। और नॉर्मल स्पीड में रन हो रही है, आर्मेचर का करंट कितना I, वो लिख लेंगे। फाइंड द बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ के लिए हमने यूज करना है E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V माइनस आई आर, ठीक है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो ये दोनों V ही है, इस V को हमने V कह देना है
और आई आर की जगह आई आर लिख देना है, ठीक है। ये बैक ईएमएफ का फार्मूला है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, वी की वैल्यू ये है माइनस आई की वैल्यू और आर की वैल्यू, तो तीनों चीजें उसने दी हुई हैं सॉरी। अगर आपको ये फील हो कौन सा फार्मूला है तो आपने वो फार्मूला लगा के उसमें पुट कर देनी चीजें। डन है। 10 टन नंबर ऑफ टन, एन आ गया 10, और इसका एरिया 35 सेंटीमीटर का स्केल, 35 के साथ 10 टू माइनस 4 कर देंगे तो मीटर का स्केल हो जाएगा। परपेंडिकुलर फील्ड है 0.5 टेस्ला है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 टेस्ला बी। कोयल ये उसका टाइम है 1 सेकंड है, वो लिख लिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला निकालना है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला पढ़ तो आए पीछे, E इज इक्वल टू एन, E इज इक्वल टू एन, यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा फाई ओवर टी, और डेल्टा फाई को चाहे आप लिख लो, ये था ना, E कह लो या A कह लो, को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो होता क्या था N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, याद है। इस फाई को मैंने क्या किया था, इसको कर दिया था यहाँ हमने बी ए, वो जो मैं बता रहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो वाला, तो वही फार्मूला यूज होना है, एन डेल्टा बी ए ओवर डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, ए करंट की वैल्यू भी है, एरिया दिया ना उसने, वो सेंटीमीटर में, उसको मीटर में किया, तो वो आंसर आपका सारे का सारा आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला। आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसको हमने कनेक्ट किया मेन सप्लाई के साथ 240, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है, मेन मतलब प्राइमरी, तो V प्राइमरी, तो प्राइमरी वोल्टेज क्या होंगे 240। सब बच्चों ने गौर से इस चीज को समझ लेना है, क्योंकि वो मेन की बात हो रही है, तो मेन में फिर कौन से वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज है, ओके। और उसको हमने कनेक्ट किया सप्लाई के साथ। इट इज डिजायर्ड टू ऑपरेट एट 12 वोल्टेजेस, तो सेकेंडरी वोल्टेज फिर कितने होंगे 12, मेन वोल्टेज कितने होंगे 240 तो स्टेप डाउन ही हुआ ना, 240 से हम उसको कम करके कहाँ लेके आ रहे हैं वोल्टेज को 12 पे, और ये उसका क्या है पावर है 30 वाट लैंप, उसके साथ उसने चलना है। फाइंड द करंट इन द प्राइमरी एंड द ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। प्राइमरी का हमने करंट निकालना, तो ये तीन चीजें दी हुई है। प्राइमरी का जो करंट होगा वो IP होगा, तो हम लोग पहले प्राइमरी करंट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होना है, ठीक है। अब इसको जरा समझो सारे बच्चे, अब सारे बच्चों को गौर से देखना है, IP ओवर, ठीक है, VI, ये प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का करंट, VI दोनों सेम है, लेकिन मुझे क्या चाहिए इसको जरा समझो जरा गौर से। मुझे चाहिए प्राइमरी का करंट, तो ये करंट इधर रहेगा तो VP जाके डिवाइड ही होगा ना, तो मैं उसको VP को जाके क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, ओके। अब ये मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, मेरे पास सेकेंडरी का वोल्टेज है 12, सेकेंडरी का करंट भी है, और उसके वोल्टेजेस भी हैं प्राइमरी के जो कि 240 है, तो सारा आंसर निकाल लूंगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरे पास एक चीज नहीं है, मेरे पास जो सेकेंडरी का उसका करंट नहीं है, तो उसका करंट उसने खुद कहा है कि निकालो, ये देखो फाइंड द करंट, तो करंट हमने निकालना है, ठीक है, ये करंट है, तो सेकेंडरी करंट निकालूंगा तो मैं यहाँ पुट करूंगा ना इस फार्मूले में जो भी मैंने बना के दिखाया है, तो वो कैसे निकाल लूंगा, तो हम मुझे पता है पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू IV। अब ये अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, मैं यहाँ से निकालता हूँ करंट, तो IS क्या होगा P ओवर V। अब मुझे उसने पावर भी दी हुई है 30 वॉट, और उसने मुझे वोल्टेज भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं 30 ओवर 12 करके उसका आंसर निकाल लूंगा। अब ये वाला फार्मूला मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा जब मैंने ये वाला आंसर निकाल। आई होप आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। तो जनाब आपके जो चैप्टर नंबर 15 है ना, उसके न्यूमेरिकल्स भी डन है, इतने कर लो। जब ये हो जाए बाकियों को फिर हाथ डाल लेना, फिर उनको भी कर लेना है। पॉइंट समझ आ रहा है, ये ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर नंबर 16 है, चैप्टर नंबर 16, इसमें दो तीन फार्मूले ऐसे हैं जो बार बार यूज होने हैं। इसका 16.1, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाली एग्जांपल्स आपने करनी है दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी और सातवीं, ओके। अब यहाँ पे हम इसको देखो, इसमें एक एक फार्मूले के अंदर
बहुत सारी चीज़ें आपको दी होंगी कि जो उनका आंसर होगा। जैसे भी हम पहले वाला करते हैं, उसने कहा अल्टरनेटिंग करंट है, उसको रिप्रेजेंट करी ये वाली इक्वेशन I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी, ये उस करंट की वैल्यू है। कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी निकालो, मैक्सिमम करंट भी निकालो और RMS वैल्यू भी निकालो। मतलब उसने क्या कहा है, 3 वैल्यूज निकालो सिर्फ ये वाली इक्वेशन देने के बाद। तो पेपर में फिर आएगा ही ना ये वाला न्यूमेरिकल। अभी जो इक्वेशन है वो मेरे पास 20 साइन 100 पाई टी ही है सिर्फ और सिर्फ। उसने फ्रिक्वेंसी भी कह दी है, मैक्सिमम करंट आई नोट भी कह दिया है और RMS वैल्यू भी कह दी हुई है। ठीक है, अब मुझे पता है कि यही फार्मूला ही तो यूज होना है इसमें, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब गौर सारे बच्चों ने गौर से इसको देखना है। अब मेरे पास ये उसने दिया हुआ था I इज इक्वल टू 20 साइन 100 ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ओमेगा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 ओमेगा टी, क्योंकि हम यहाँ ओमेगा की वैल्यू ही दी हुई है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ उसने ओमेगा की वैल्यू 100 पाई ही दी हुई है। अब ओमेगा को हम लोग लिख लेंगे 2 पाई एफ। ठीक है, अब ये 2 पाई उधर जाके 100 से डिवाइड हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल, 200 से कैंसिल, 50 आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज। तो इस 100 को यूज करते हुए हम लोग ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ पुट करके फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, तो फ्रिक्वेंसी तो आ गई। अब इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20। तो ये देखो यहाँ पे भी कितना दिया, आई नोट। तो आई नोट की जगह क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, साइन की जगह साइन लिखा हुआ है, आई की जगह आई लिखा हुआ है, और ओमेगा की जगह क्या लिखा था, 100 पाई, जो हमने यूज कर लिया हुआ है। इसको देखते हुए आई नोट की जगह क्या है, 20 है, आई नोट की जगह क्या है, 20। तो वही हमने आई नोट से मैक्सिमम करंट का वो निकाल लिया। अब RMS वैल्यू निकालने के लिए मैंने फार्मूला यूज करना है आई नोट का, वो मेरे पास है 20, और साथ में 2 पाई नीचे डिवाइड करने हैं, तो 20 से 2 पाई डिवाइड करेंगे तो RMS वैल्यू भी आ जाएगी। तो सिंपल एक ही को यूज करते हुए, उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। दोनों तीनों आंसर आपने इकट्ठे करके लिख देने हैं, 2 वाला नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो 3 वाला करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये नया वर्ड आ जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब सारे बच्चे गौर सुन लो, अगर आपका वर्ड यूज हो इंडक्टिव तो इसके लिए यूज करना है हमने XL, और अगर यूज हो कैपेसिटिव, कैपेसिटर से लिखना कैपेसिटिव, तो उसके लिए हम यूज करना है XC। ये आपने याद रखना है बस। इंडक्टिव और कैपेसिटिव अगर आपने करने याद, अगर रेडी करने न्यूमेरिकल्स, ये आपको आने चाहिए। फाइंड करो करंट को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, वोल्टेज दिए वो लिख लिए, फ्रीक्वेंसी दी हुई 50 हर्ट्ज वो लिख ली है। ठीक है, और इंडक्टर की जो वैल्यू है हेनरी वो लिख ली हुई है। अब मैंने निकालना है, करंट निकालना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या है, XL = 2 पाई FL। अब L भी है, F भी है, पाई भी है और 2 भी है। देखो सारा कुछ है कि नहीं है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया हमने वो वाला। अब करंट निकालना है तो वो वाला फार्मूला हमारे पास है, I = V/X। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे आया। अब ये वाला फार्मूला आपको ना कैसे आया, तो V = IR तो मुझे पता होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इसकी जगह इसको हम लिखेंगे XL। ओके, अब मैंने क्या निकालना है, यहाँ से I निकालना है, तो V/ क्या आ जाएगा, XL। इस तरह से ये वाला फार्मूला बन जाता है। देखो वही नहीं फार्मूला बन गया, तो V = IR से ही हमने क्या बना लिया, V = IX, और वहां से I की वैल्यू निकालने के लिए X को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया होगा। डन है। अब अगेन उसमें वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू मुझे पता है क्या है, XL मैंने अभी निकाला हुआ है, तो I = V/XL। एक की वैल्यू निकालोगे तो दूसरे की आनी है। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस तो मुझे निकालनी आती है, 2 पाई FL, वो आंसर सारा दिया हुआ है, 2 पाई FL हो जाएगा। L क्या है, 1/पाई है, तो 1/पाई उसको रहने देंगे, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आगे उसने क्या पूछा, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस पूछा हुआ है इसमें। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का फार्मूला है R का स्केयर, वो रेजिस्टेंस उसने दी हुई है फार्मूले में, और XL का स्केयर है, तो XL हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो जो XL आएगा उसका स्केयर, और R का स्केयर वो होती है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का फार्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, G = R का स्केयर प्लस XL का स्केयर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला तो यही चलना है, 2 पाई FL, 2 पाई FL, 2 पाई FL, वो साथ में इम्पीडेंस का भी गिवन डाटा ऊपर हमने लिखा हुआ है। अगले पे आ जाए, अगेन RMS वाला है, इम्पीडेंस पूछी हुई है, वो हो जाएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप कर लेना। अगले पे आ जाओ, उससे अगले पे, उसमें उसने क्या पूछा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस पूछा हुआ, इंपीडेंस हाउ मच पावर डज इट डेसिपेट। ठीक है, तो उसकी वो इंपीडेंस है, और साथ में देखते हैं, चलो देखते हैं इसको,
10 मिली हेनरी है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस उसकी कितना है, इंडक्टेंस कितनी है 10 मिली हेनरी लिख लिया, एल लिख लिया हमने। उसका रेजिस्टेंस कितनी 20 है वो लिख ली हुई है हमने, ठीक है। और उसके साथ वोल्टेजेस है मेरे पास 240 वो लिख ली है, और 180/पाई उसकी फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि हर्ट्ज है ना, हर्ट्ज मीन्स फ्रिक्वेंसी। इसी वजह से ये पेपर में आने पता नहीं चलना लिखी क्या क्यों चाहिए। ये एल है, ये उसकी रेजिस्टेंस है ओहम, साहब लिखा हुआ ओहम, ये देखो उसका साइन बना हुआ वो आ गया। उसके बाद यहाँ हमारे पास है, अगर हम इसको लेके चले तो ये रेजिस्टेंस, ये उसका वोल्टेजेस है वो आ गए, और फ्रिक्वेंसी 180/पाई हर्ट्ज आ गया। डन है, पावर हमने निकालनी है। अब गौर सारे बच्चे सुनो, गौर सारे बच्चे सुनो जरा। फाइंड हाउ मच पावर डज इट डेसिपेट, हाउ मच पावर डज इट डेसिपेट, ठीक है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfl, 2π आ गया, फ्रिक्वेंसी आ गई 180/पाई, वो साथ में एल आ गया उसका, जो उसने शुरू में हमें दिया हुआ इंडक्टेंस, ठीक है, वो उसका आंसर आ गया। इम्पिडेंस वो आ गई यहाँ, और पावर आर का स्केल। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर हमने उसकी निकालनी है पावर, तो उसकी पावर निकालने के लिए मुझे आरएमएस वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आरएमएस वैल्यू कहाँ से आएगी, सारे बच्चे गौर से देखो। V इज इक्वल टू आई आर अगेन, यहां से मैंने अगर I की वैल्यू निकालनी है तो ये R इधर क्या हो जाएगा, V के साथ R डिवाइड हो जाएगा। उसी R को हम कह सकते हैं Z, उसी R को हम कह सकते हैं X, उसी R को हम कह सकते हैं R। पॉइंट समझ आ गया। अब ये मुझे Z कहाँ से आएगा, Z निकालना है मैंने इस तरह से, जो मैंने आपको इंपीडेंस का फार्मूला बताया, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब इस Z को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, XL, तो वो हमने ऊपर XL भी निकाला है। अब अगर XL होगा तो Z निकालेंगे, Z आ गया। अगर Z होगा तो करंट निकालेंगे, करंट आ गया। अगर करंट होगा तो पावर निकालेंगे, तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। P इज इक्वल टू आई का स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V/R। 3 4 5 इसके फार्मूले होते हैं, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें आई का स्क्वायर दिया, आई का स्क्वायर हमने निकाल लिया हुआ है, ये आई निकाला हुआ ऊपर, ठीक है। उस आई के फार्मूले को यूज करेंगे, आई को, आई का स्क्वायर, उस आदमी क्या आ जाएगा R। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ हमें 1-2 वैल्यूज दी हुई हैं, उसने पावर डेसिपेट पूछ लिया हुआ है, तो मजेदार न्यूमेरिकल है, पेपर में आना ही आना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है। कैपेसिटेंस दी हुई है माइक्रो, इट मींस टू 10 की पावर -6 होगा, 0.5 10 टू रेज पावर -6 उसकी क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, लिख दिया। व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, आगे वोल्टेज दिए हुए, तो वोल्टेज V होता है 150 है, आगे हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी F हर्ट्ज दी हुई है। फाइंड द करंट, करंट निकालना है, ठीक है। अब अगेन मैंने आपको जो बताया था कि करंट निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई वैल्यू और चाहिए होती है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 16 है, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा चीजें ना डगमगा रही होती हैं। V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला ही यूज हुआ, लेकिन यहाँ मुझे XC चाहिए। अब आप कहोगे सर जी हमने अभी तक तो सिर्फ XL ही किया हुआ है, XL XL XL, अब XC कहाँ आ गया, तो मैंने इसी चैप्टर के शुरू में आपको बताया है कि 2 तरह की रिएक्टेंस होती है, या तो कैपेसिटिव होगी तो वो होगा XC, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर की बात हो रही है, और अगर यह बात हो इंडक्टर की तो वो होगा XL। डन है, ओके। तो ये चीज आपको मस्ट होनी चाहिए। अब मैंने निकालना तो करंट ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, लेकिन वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहाँ R यूज नहीं होता, यहाँ V इज इक्वल टू आई XC यूज होता है, रिएक्टेंस। लेकिन वो कौन सी रिएक्टेंस यूज होगी, वो कैपेसिटर की रिएक्टेंस यूज होगी। तो मैं करंट तो निकाल लूंगा, करंट की वैल्यू निकाल लूंगा, लेकिन मेरे पास XC की वैल्यू होगी तो निकाल लूंगा ना। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा सर XC की वैल्यू निकालनी है, तो आपने अभी बताया था कि XL इज इक्वल टू होता है 2πfl, लेकिन ये अब आपने क्या कर दिया है बेटा, इसमें फार्मूला उल्ट हो जाना है। XC में क्या होगा 1/2πfc हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा, 1/2πfc हो जाएगा। बस ये छोटा सा डिफरेंस जिसे याद कर लिया वो बादशाह है। चलो जी, हम पहले निकालेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हालांकि उसने पूछी नहीं हुई, पूछता तो हम निकाल दें, लेकिन हमने अपने फार्मूले में XC की वैल्यू पुट करनी है, इस वजह से हमने पहले वो निकालनी है।
1 वैसे के वैसे, 2 वैसे के वैसे, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस उसने दी हुई है, तो इसकी रिएक्टिव कैपेसिटेंस ये आ गई, वोल्टेज उसने दी है 150, जो आंसर है उसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास उसके करंट का वैल्यू आ गई जो उसने पूछी हुई है। अल्टरनेटिव करंट की सोर्स क्या है, 12 वोल्ट है, वो आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, वो लिख दी, कोई इशू नहीं है। कैपेसिटेंस कितनी है 3 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 है, वो लिख लिया कैपेसिटेंस सी के साथ। और इन सीरीज रजिस्टर ऑफ सीरीज, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ये है। कैलकुलेट द फेज एंगल, भाई फेज एंगल निकाल लो, फेज एंगल कितना होता है, फाई होता है। अब फेज एंगल का फार्मूला जरा देखो, tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर। अब एक्स सी मेरे पास होगा तो आर, सर जी अब एक्स एल यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस की बात हुई है, उस क्वेश्चन के अंदर ही कैपेसिटेंस की बात हो रही है, कैपेसिटर की। तो अब मुझे इसका फार्मूला याद कर लिया, tan फाई ओवर एक्स सी ओवर आर, एक्स सी ओवर आर, एक्स सी ओवर आर। लेकिन एक्स सी होगा तो आंसर निकाल लेंगे, तो हम पहले किसको निकाल लेंगे, एक्स सी को, 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये, कैपेसिटेंस की आंसर ये आ गया। एक्स सी ऊपर है और आर क्या है नीचे, तो ये tan जाके इनवर्स हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ गया 46.7। डन है, हो जाएगा। आई होप बच्चों का रिदम बन रहा है, रिदम बनाते जाओ, फार्मूला आपको आता होगा, आप ऐसे आंसर निकाल लोगे। डन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आपने अपना एक रिदम बनाना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चीजें चेंज होंगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो होती है एफ नॉट, ठीक है, विच इंक्लूड्स अ कोयल, रेजिस्टेंस 2.5 हेनरी है, एंड कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितनी है 40 माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या है 10⁻⁻6, और उस हमें दिया उसकी इंडक्टेंस दी हुई है, इंडक्टेंस, ठीक है, वो आ जाएगी L इज इक्वल 2.5 हेनरी। अब L की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई, हमने एफ नोट निकालना है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला। और अभी तक हम निकाल रहे थे करंट, अभी तक हम निकाल रहे थे इम्पीडेंस, अभी तक हम निकाल रहे थे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट इम्पीडेंस, ये सब चीजें निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या उसने पूछा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, तो उसका फार्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 2 भी है पाई भी है, एल की वैल्यू दी हुई है उसने ये वाली 2.5 और सी की वैल्यू भी दी हुई है, वो आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा। डन है, ओके ओके, लो जी ये भी आपका चैप्टर एंड है, ये भी आपका चैप्टर क्या है, एंड है, ओके ठीक है। अब एक चीज आप सबने गौर से देखनी है, वो चैप्टर नंबर 18 में है। चैप्टर नंबर 18 में बहुत ही कम चांस होता है कि इसकी एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल आए, सिर्फ एक ही आपने एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करना है, करने को वैसे 3 करने हैं आपने, देखो पहला भी करना, दूसरा भी, तीसरा भी, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, मैं यहाँ पे आपको पहला करवा दूंगा, दूसरे तीसरे के आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और एग्जाम्पल आपने इसकी एक करनी सिर्फ, ठीक है। तो आपने क्या करना है जनाब, इस चैप्टर में इसमें जितने एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेना, और पहले वाला जो आपको एक है न्यूमेरिकल वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि वो डायग्राम के बगैर वाला है। ओके है, डन है ना, समझ आ रही है, साथ साथ सब बच्चों ने बताना भी है वीडियो आपको कैसे लगी, मजा आया कि नहीं आया। करंट कितना फ्लो कर रहा है जनाब बेस में से, तो उसको आई बी लिखेंगे, ठीक है। 100 माइक्रो एम्पेयर तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। यू फाइंड इट्स कलेक्टर करंट, आई सी मैंने निकालना है, इट्स मीटर करंट आई ई एंड रेशो, मीटर करंट भी निकालना है और आई सी और आई ई की रेशो भी निकालनी है। इफ द वैल्यू ऑफ द करंट गेन, अगर बीटा की वैल्यू, करंट गेन कितना होता है बीटा, वो 100 है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज की समझ आ रही है कि बीटा का वैल्यू, बीटे का आंसर क्या है, तो आप क्वेश्चन समझो सोल्व है। तो जो उसने मुझे 2 वैल्यूज दी, बीटा दिया, करंट गेन, करंट की वैल्यू दी, बेस की वो लिख ली है, 3 चीजें मैंने निकालनी है, रिक्वायर्ड वो लिख ली है, और फार्मूले जो यूज हो रहे हैं वो मेरे सामने है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई सी आई सी आई सी आई सी बीटा इज इक्वल टू, बीटा का फार्मूला समझ लो पहले, बीटा जो करंट गेन होता है वो होता है आई सी ओवर आई बी, कलेक्टर का करंट ऊपर, बेस का करंट नीचे, ये बीटा की वैल्यू है। लेकिन अगर हमने आई सी निकालना हो तो बीटा उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही है ना, ये देखो ये फार्मूला बन गया, ओके। तो हम लोग यही फार्मूले में पुट करेंगे, ये आई सी की वैल्यू, आई सी की वैल्यू निकालने बीटा है, ये आई बी है, आई बी बेस करंट उसने दिया हुआ है मुझे ऊपर, और ये बीटा भी दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं निकालना आई ई, तो दोनों को जमा करना होता है, आई ई निकालने के लिए, मीटर करंट निकालने के लिए बेस और कलेक्टर को दोनों को जमा करना है, तो मीटर का करंट आना है ना, मीटर ने जो करंट मिट करना है, बाहर निकालना है, वो बेस का और
कोलेक्टर का दोनों को जमा करने से। तो कोलेक्टर का तो मैंने अभी निकाला है, ठीक है, मिली में तो 10 रेज पर -3 आ जाएगा, और एक का माइक्रो में उसने ऊपर दिया हुआ है 100 माइक्रो कूलम, दोनों को जमा कर दिए तो आंसर आ गया। और रेशो निकालनी है तो ऊपर IC की वैल्यू नीचे IE की वैल्यू, IC की वैल्यू ऊपर, दोनों कट गए तो इसका दोनों का करने से आपका आंसर ये आ गया। तो ये तीनों आंसर हैं। तो बच्चों वाले ये न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी आपने इसके कोई नहीं करने, सिर्फ एक ही करना है जो मैंने आपको करवा दिया हुआ है। इसके अलावा इसकी 1-2 एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेना, और पहले वाला आपने ये वाला न्यूमेरिकल जो है ना वो कर लेना है, ठीक है। फिर भी जो इसमें फार्मूला यूज होने मैंने वो लिखे हुए हैं वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपके 3 चैप्टर्स थे। अब आपने करना क्या है मेरी जान, आपने 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 18वां, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। इन तीनों पेयर्स की जनाब ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लें जो मैंने बताए हुए हैं। जब आपके ये हो जाए, जो मैंने स्किप किए हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, उनको भी आपने बाद में कर लेना है। डन है, अच्छे तरीके से कर लेना है उनको भी स्किप हमने नहीं करना। अच्छे बच्चे ना करें, जो थोड़े से एवरेज तुक्का लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे 80-90% कन्फर्म है कि जो मैंने करवाए उन्हीं में से, लेकिन एग्जाम्पल छोड़नी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करना, तो आपने जो जो एग्जाम्पल्स मैंने इस फाइल में दी हुई है ना वो सारी करनी है। डन है। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के जो नोट्स हैं, इनके फार्मूले ऊपर जो दिए हुए हैं, किस किस में कौन कौन सा यूज हुआ है, सारे नीचे कैलकुलेशंस, रिक्वायर्ड डाटा, सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। सब बच्चों ने बताना है कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा वन शॉट लेक्चर। हमने एक सवा घंटे में सारा कंप्लीट इसको कर दिया हुआ है। आई होप सब बच्चे अब अपनी तरफ से एफर्ट करके अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। आपका टीचर उसामा, शाबाश। सब बच्चों ने कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जो इनकी खुद से प्रैक्टिस ना करे। सब ने खुद से प्रैक्टिस मस्ट करनी है। अल्लाह हाफिज़।